Pranam Jai Jinendra. So welcome to the 43rd class of Tirthankar Charitra and we'll start with Mangalacharan. Namo Variyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Uvajjayanam, Namo Loe Savvasavanam, Aso Panchana Mukkaro Sava Pava Paransano, Mangalanancha Savesim Paramamai Mangalam, Raga Dvesh Vijetaram, Gnataram Visvavastuna, Sakra Puja Giramesham Tirtesham Shridimanahe, Pannage च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः अज्ञानं तिमिरान्धानं ज्ञानजननी शलाकया नेत्रम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। सो लास्ट क्लास में हमने धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र देखा और हमने धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र पूर्ण किया। पर धर्मनाथ भगवान के जीवन चरित्र के बाद और कुंतुनाथ भगवान के जीवन चरित्र के पहले दो और चक्रवर्ती का जन्म होता है, एक माघवन चक्रवर्ती और दूसरे सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती आपने सुना होगा, इज अ वेरी फेमस पॉपुलर चक्रवर्ती है। हम बोलते हैं राइट, सबसे ज्यादा ब्यूटी किसकी, तो सनत कुमार जैसी ब्यूटी, राइट। मतलब तो सनत कुमार चक्रवर्ती का काफी विस्तार से उनका जीवन चरित्र है। तो हम दोनों माधवन चक्रवर्ती और सनत कुमार चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखेंगे आज। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में, लास्ट दो क्लासेस में वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द ज्योतिष देव। जो सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह तारे हैं वो ज्योतिष देव है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में देख रहे थे। तो हम ब्रीफली रिवाइज करते हैं। तो देर आर 5 टाइप के ज्योतिष के देव है: चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा। और जो अड़ी द्वीप में जो ज्योतिष के देव है उसको चर ज्योतिष के देव कहते हैं, क्योंकि चर मतलब मोबाइल, मूविंग। वो जो जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है उसकी प्रदक्षिणा देते हैं, तो इसलिए वो चर ज्योतिष चक्र है। पर अड़ी द्वीप के बाहर, अर्ध पुष्कर द्वीप के बाहर जो मानसोत्तर पर्वत है उसके बाहर जो भी ज्योतिष देव है वो सब स्टेशनरी है। तो वहां पे जो चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारे हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर ऑल स्टेशनरी। तो उसको अचर ज्योतिष चक्र बोलते हैं। तो टोटल 10 टाइप ऑफ ज्योतिष के देव है। 5 टाइप के ज्योतिष के देव जो अरिद्वीप के अंदर जो चर है, और अरिद्वीप के बाहर जो 5 टाइप के ज्योतिष के देव है वो अचर है। तो टोटल 10 टाइप ऑफ ज्योतिष के देव का अपने शास्त्र में वर्णन आता है। तो अभी जो 5 टाइप के ज्योतिष के देव है उसमें जो चंद्र का देव जो अधिपति है वो इंद्र है, और सूर्य के देव के अधिपति वो इंद्र है। तो 2 इंद्र है। पर जो चंद्र का जो इंद्र है वो ज्यादा पुण्यशाली है, उसको महार्दिक देव कहते हैं। उसकी वृद्धि, कांति, उसका सौभाग्य सूर्य के इंद्र से ज्यादा है। इसलिए शास्त्र में जब भी ज्योतिष चक्र की बात करते हैं तब वो चंद्र का परिवार की बात करते हैं। तो एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य होता है, 28 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं और 66,975 तारे होते हैं, राइट। तो ऐसे जब बात करते हैं शास्त्र में तो चंद्र का परिवार करके बात करते हैं, कोई सूर्य का परिवार नहीं कहते हैं, पर चंद्र का परिवार, क्योंकि चंद्र का देव वो महार्दिक देव है। कोई भी क्वेश्चंस तो पूछना, हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। तो ये जो ज्योतिष चक्र है वो सब कुछ मध्य लोक में आ जाता है, राइट। क्योंकि मध्य लोक कहाँ तक होता है, जो भूमि में है उसको समभूतल भूमि कहते हैं। इस समभूतल भूमि के 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे का जो क्षेत्र है उसको मध्य लोक या तिरछा लोक कहते हैं। तो ये सभी ज्योतिष के देव दे फॉल अंडर मध्य लोक। तो सबसे पहले समभूतल भूमि के ऊपर 790 योजन पे तारामंडल है। उसके ऊपर 800 योजन पे सूर्य का विमान है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था काफी डिटेल में। उसके ऊपर चंद्र के विमान है, उसके ऊपर नक्षत्र का विमान है, और उसके ऊपर सभी ग्रह का विमान है। तो ये जो विमान है, ये जो ज्योतिष के देव है, वो जो जम्बूद्वीप का मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं, राइट। तो
वो अपने अपने प्लेन पे, अपने अपने लेवल पे रह के प्रदक्षिणा देते हैं। मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं जाता, कोई भी ऊर्ध्व की तरफ या अधो की तरफ नहीं जाता है, पर अपने अपने प्लेन पे रह के वो प्रदक्षिणा देते हैं। पर वो अंदर बाहर अवश्य जाते हैं, पर ऊपर नीचे नहीं जाते हैं। तो वो सेम प्लेन में रह के वो प्रदक्षिणा देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अरिद्वीप में टोटल कितने सूर्य चंद्र है। 132 सूर्य और 132 चंद्र है। और वो सभी अपने परिवार के साथ, मतलब टोटल 132 चंद्र में 132 सूर्य आते हैं, 3696 नक्षत्र, 11616 ग्रह, और 88407 टाइम्स 16 जीरोस, इतने इतने तारे, ये सभी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। फिर हमने देखा कि जो अरिद्वीप में, उसमें 132 चंद्र, 132 सूर्य है। तो मेरु पर्वत के एक साइड 132 डिवाइड बाई 2, राइट, तो 66 चंद्र है। मेरु पर्वत के दूसरे साइड 66 चंद्र है। उसी प्रकार मेरु पर्वत के एक साइड 66 सूर्य है और दूसरे साइड 66 सूर्य है। अभी એટલે एक તને ફ્રાઇડે જ મૂવ થવું છે? Well, just because they want me to be there at 5 for this recruitment video, and I want to do the recruitment. तो तो यहाँ पे एक चीज हम देख रहे थे कि जो भी सूर्य और चंद्र मेरु पर्वत की जो प्रदक्षिणा देते हैं, तो जो मेरु पर्वत के पास वाले जो सूर्य चंद्र है, राइट, जो प्रदक्षिणा देते, दे कवर अ स्मॉलर डिस्टेंस, राइट, उनका सरकमफरेंस वो स्मॉल है। फिर जैसे जैसे तुम बाहर की तरफ जाते हो, उनका सरकमफरेंस इंक्रीज होते जाता है, पर द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक वन रिवॉल्यूशन वो सेम रहता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर का सूर्य चंद्र है, दे रोटेट एट अ स्लोअर स्पीड, और जो बाहर के सूर्य चंद्र है, दे रोटेट एट मच फास्टर स्पीड। क्योंकि ये जो भी सूर्य चंद्र है, दे ऑलवेज रिमेन इन द सेम लाइन। उसको ये सम श्रेणी, शास्त्र में सम श्रेणी करके बोलते। तो ये सभी 132 सूर्य और 132 चंद्र, दे ऑलवेज रिमेन ऑन द सेम लाइन। उसका मतलब जो बाहर का सूर्य चंद्र है, दे रोटेट एट मच फास्टर स्पीड, और अंदर के जो सूर्य चंद्र है, दे रोटेट एट द स्लोअर स्पीड। कोई भी क्वेश्चंस? ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कि हरिद्वीप में जो सूर्य चंद्र है, वो उसकी जो डायमेंशंस है वो डबल है। जो हरिद्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्र है, उसके डायमेंशंस हाफ है। तो अपने शास्त्र में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बोलते हैं चंद्र। तो चंद्र इज 56/61 योजन्स। उससे छोटा सूर्य है 48/61 योजन्स। फिर ग्रह हाफ योजन, नक्षत्र 1/4 योजन। तो ये अरिद्वीप के डायमेंशंस है, पर अरिद्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्र है, उसके डायमेंशंस इससे आधे हैं। तो अरिद्वीप के बाहर चंद्र का डायमेंशंस विल बी 58/61, सूर्य का डायमेंशंस विल बी 24/61, ग्रह का डायमेंशंस विल बी 1/4 योजन, नक्षत्र का 1/8 योजन। ओके। तो तो ये सब हरिद्वीप के बाहर के डायमेंशंस है। तो बेसिकली अपना ये मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत से जो भी मानसोत्तर पर्वत तक जो भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं, वो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, उसको चर ज्योतिष चक्र कहते हैं। और मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर जो भी ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र है, वो अचर है, वो स्थिर है, उसको अचर ज्योतिष चक्र कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हरिद्वीप के बाहर जो ज्योतिष के देव है, राइट, सूर्य चंद्र, उसके डायमेंशंस आधा है। उसका मतलब उसकी जो उष्णता है, उसका जो जो शीतलता, चंद्र की शीतलता और सूर्य सूर्य की उष्णता वो कम है, क्योंकि डायमेंशंस आधा है। तो इसलिए उसकी शीतलता और उष्णता वो कम है। फिर उसके बाद देखा कि जो सभी ग्रह का शेप कैसा है, तो बोलते इट्स मोर लाइक अ हाफ स्फेरिकल शेप है। नीचे से वो गोल दिखता है, हम ऊपर जब देखते हैं तब वो गोल दिखता है, पर ऊपर वो सपाट है। और इस सपाट भूमि में देवताओं की नगरी है। फिर उसके बाद जो भी हरिद्वीप के बाहर जो भी सूर्य चंद्र है, वो सब स्थिर है। उसका मतलब जहाँ जहाँ पे सूर्य है, वहाँ पे सदाकाल के लिए दिन होता है। और जहाँ पे सूर्य नहीं है, सूर्य का अभाव है, वहाँ पे सदाकाल के लिए रात होता है। तो हरिद्वीप के बाहर ये सूर्य चंद्र कैसे है, तो बोलते हैं कि सबसे पहले सूर्य है, फिर उसके बाद 50,000 योजन के बाद चंद्र है, वापस 50,000 योजन के बाद सूर्य है, वापस 50,000 योजन के बाद चंद्र है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सूर्यस इज 100,000 योजन, और डिस्टेंस बिटवीन टू चंद्र इज 100,000 योजन। तो ऐसा असंख्य सूर्य चंद्र
अड़ी द्वीप के बाहर है, पर वो डिस्टेंस सेम रहता है। डिस्टेंस ऑलवेज बिटवीन टू सूर्य इज 100,000 और योजन्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू चंद्र इज 100,000 योजन्स। फिर अरिद्वीप के बाहर जो भी सूर्य चंद्र है, वो सूर्य हर बार पुष्य नक्षत्र में है, क्योंकि वो स्थिर है, तो इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन द पुष्य नक्षत्र। और जो चंद्र है, इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन अभिजित नक्षत्र। फिर हमने एक और चीज देखा था कि अरिद्वीप के बाहर, राइट, हाउ टू कैलकुलेट कितने सूर्य चंद्र है, राइट। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितने सूर्य चंद्र है। तो अरिद्वीप के अंदर जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि कलोदधी समुद्र में जो 42 चंद्र है वो कैसे आता है, तो बोलते हैं जो प्रीवियस जो घाटकी खंड है वो 12 है, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 36 प्लस 4 प्लस 2, तो 42। तो उसी प्रकार 42 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2, तो 144। और अर्ध पुष्कर द्वीप में 144 डिवाइड बाई 2 देयर इज 72। तो ऐसा करके बाहर के जो भी असंख्य द्वीप समुद्र है, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट कितने सूर्य और चंद्र है, राइट। तो हमने देखा था फॉर एग्जाम्पल जो पुष्करावर्त समुद्र है, तो उसमें 144 डिवाइड बाई 3 432 प्लस 42 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2, तो 492 सूर्य चंद्र है। ये सब अचर है, मतलब दे आर ऑल स्टेशनरी। तो ऐसा करके यू कैन कैलकुलेट असंख्य द्वीप समुद्र में कितने सूर्य और चंद्र यू कैन कैलकुलेट। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक चंद्र के फैमिली में 88 ग्रह है। 88 ग्रह के नाम शास्त्र में दिए हैं। फिर 28 नक्षत्र है। वो 28 नक्षत्र के नाम भी शास्त्र में दिए हैं। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द स्पीड। ये स्पीड मतलब क्या? स्पीड मतलब टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ मेरू पर्वत। ओके, तो सबसे स्लोएस्ट स्पीड चंद्र की है, उसके बाद उससे फास्टर स्पीड सूर्य की है, उसके फास्टर स्पीड ग्रह की है, उससे फास्टर स्पीड नक्षत्र की है, और उससे फास्टर स्पीड तारा की है। ओके, तो हमने ये देखा था कि कोई भी जो प्लेनेट है इट्स हाफ स्फेरिकल, ऊपर सपाट होता है और ऊपर देवताओं की नगरी है। और ये सभी जो ग्रह है, राइट, ऑल द 5 ज्योतिष ज्योतिष के देव के विमान, उसको जो अभियोगिक देवता है उसको वो कैरी करते हैं, और वो लेके मेरू पर्वत की वो प्रदक्षिणा देते हैं, मतलब वो विमान वाहक का वो काम करते हैं, राइट। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हमने सूर्य के बारे में देखा। वो थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, और आज के क्लास में विल टॉक अबाउट चंद्र। तो सूर्य, राइट, हम जब सूर्य की बात करते हैं तो अरिद्वीप में तो 132 सूर्य है, 132 चंद्र है। पर हम जो कैलकुलेशंस जो बात जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ जम्बू द्वीप के सूर्य, जो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है। तो ये 2 सूर्य और 2 चंद्र मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। तो तो हम सबसे पहले वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सूर्य। सूर्य समभूतल भूमि से 800 योजन ऊपर रह के वो प्रदक्षिणा, मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य है, और 2 सूर्य के बारे में हम देख रहे थे। तो ये जो 2 सूर्य है, राइट, जब जून जुलाई का टाइम होता है, अर्थात जब सूर्य जब कर्क राशि में होता है, तब वो मेरू पर्वत के सबसे पास में होता है, दोनों सूर्य। तो उसको सर्व अभ्यंतर मंडल, मतलब सबसे इनर मोस्ट मंडल, उसको कहते हैं। मंडल मतलब द पाथ इट ट्रैवल्स, उसको उसको मांडला कहते हैं या मंडल कहते हैं। ओके, तो जब जब जून जुलाई का समय होता है, जब सूर्य कर्क राशि में होता है, इट इज क्लोजेस्ट टू मेरू पर्वत। और जैसे जैसे उसका टाइम, जून जुलाई से फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, राइट, ऐसा करके जब 6 महीने पूर्ण होते हैं, तब वो कर्क राशि से आके उसके बाद सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धन राशि और मकर राशि। तो ऐसे 6 महीने पसार होते हैं। तो सूर्य सर्व अभ्यंतर मंडल से ट्रैवल होके सर्व बाह्य मंडल की तरफ वो जाता है। तो ये जो डायरेक्शंस है, राइट, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, वो उसको दक्षिणायन कहते हैं, कि वो दक्षिण की तरफ ट्रैवल करता है, तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। और जब जनवरी से लेके वापस जून जुलाई तक इट ट्रैवल्स बैक इनसाइड, उसको उत्तरायण कहते हैं, राइट।
तो हम पता है उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं या मकर संक्रांति। व्हाट इज दैट? कि सूर्य यहाँ पे मकर राशि में है अभी, मकर राशि में से अभी उसका उत्तरायण शुरू हो रहा है, मतलब इट इज गोइंग टू ट्रैवल इनसाइड। ओके, तो जब बाहर से ट्रैवल करता है उसको दक्षिणायन कहते हैं, और जब बाहर से अंदर ट्रैवल करते हैं उसको उत्तरायण कहते हैं। ओके, तो मकर संक्रांति या उत्तरायण। तो अभी जो ये दोनों जो सूर्य है दे ट्रैवल एट द सेम टाइम। तो जब कर्क राशि में होते हैं जून जुलाई के वक्त, दे आर बोथ क्लोजेस्ट टू द मेरू पर्वत, और फिर उसके बाद दोनों सूर्य एक साथ बाहर की तरफ जाते हैं, और जनवरी जब रीच होता है तब वो सबसे बाह्य मंडल में जाता है, और फिर वापस दोनों सूर्य जनवरी से लेके दे स्टार्ट ट्रैवलिंग इनसाइड, और जब जून जुलाई तब आता है इट इट ट्रैवल्स ऑल द वे इनसाइड टू सर्व अभ्यंतर मंडल। तो टोटल कितने सर्कल्स है, मतलब टोटल कितने मंडल्स है? तो बोलते हैं सूर्य के देर आर 184 मंडल्स। ओके, मतलब 184 सर्कल्स। ओके, तो ये जो पाथ है देर आर 184 सर्कल्स। तो सूर्य को इट टेक्स 6 months टू ट्रैवल फ्रॉम सर्व अभ्यंतर मंडल टू सर्व बाह्य मंडल, और वापस 6 months टू ट्रैवल फ्रॉम सर्व बाह्य मंडल टू सर्व अभ्यंतर मंडल। ओके, तो सूर्य जब बाहर की तरफ जाता है उसको दक्षिणायन कहते हैं, और सूर्य तब बाहर से अंदर की तरफ आता है उसको उत्तरायण कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम है कि दक्षिणायन मतलब दोनों सूर्य दे विल बी ट्रैवलिंग आउटसाइड, तो उसको दक्षिणायन कहते हैं, और उत्तरायण मतलब दोनों सूर्य विल बी ट्रैवलिंग इनसाइड, उसको उत्तरायण कहते हैं। राइट, फिर हमने देखा कि सूर्य के कितने मांडले हैं, कितने सर्कल्स है, 184 सर्कल्स है। ओके, तो तो ये जो 184 जो मांडले हैं, 401 में एक मिनट में ऑलरेडी 101 तो कर मिनट कर देता हूँ। तो सूर्य के टोटल 184 मांडले हैं, उसमें से जम्बू द्वीप के अंदर, मतलब जम्बू द्वीप का जो जगती है, जो वॉल है, उसके अंदर सूर्य के 65 मांडले हैं, और जगती के बाहर सूर्य के 119 मांडले हैं। तो टोटल 184 जो मांडले हैं इट्स डिवाइडेड इनटू जम्बू द्वीप के अंदर और जम्बू द्वीप के बाहर। तो जम्बू द्वीप की जो जगती है उसके अंदर 180 योजन्स तक से मांडले है, और जम्मू की जगती से बाहर 330 योजन्स। तो टोटल सूर्य का जो सर्व अभ्यंतर मांडले से सर्व बाह्य मांडला का जो डिस्टेंस है वो 510 योजन्स है। ओके, तो सर्व अभ्यंतर मांडले से सर्व बाह्य मांडले तक जो सूर्य ट्रैवल करता है इट ट्रैवल्स बेसिकली 510 योजन डिस्टेंस। तो 180 योजन्स, उसमें 65 मांडले हैं जम्मू द्वीप के अंदर, और फिर 310 योजन्स जो लवण समुद्र में है उसमें सूर्य के 119 मांडले हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो तुम पूछ सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि मेरू पर्वत से, राइट, मेरू पर्वत से 44,820 योजन से सर्व अभ्यंतर मांडला शुरू होता है, मतलब दिस इज अ डिस्टेंस। जो सर्व अभ्यंतर मांडला है सूर्य का वो 44,820 योजन से। ओके, अभी मांडला की थिकनेस क्या है? मांडला की थिकनेस इज द सेम एज सूर्य की थिकनेस, राइट। तो सूर्य की थिकनेस इज 48/61 योजन्स, वो मांडला की थिकनेस है। तो एवरी मांडला के बीच अंतर कितना है? टोटल 184 मांडले है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मांडलास इज 2 योजन्स। उसका मतलब जब सूर्य एक सर्कल करता है, ओके, इट बेसिकली ट्रैवल्स 2 योजन्स, ओके, डिस्टेंस प्लस द थिकनेस ऑफ द मांडला, राइट। तो एक जब सर्कल पूरा सूर्य पूर्ण करता है इट गोज अवे फ्रॉम द मेरू पर्वत बाय 2 योजन्स। तो टोटल 184 मांडले है। ओके, तो हर एक मांडले के बीच अंतर इज 2 योजन्स। अभी सूर्य को सर्व अभ्यंतर मांडले से सर्व बाह्य मांडले टोटल 184 मांडले है, उसको ट्रैवल करने में 183 डेज लगते हैं। तो दक्षिणायन के वक्त 183 डेज लगते हैं, और वापस उत्तरायण के वक्त कमिंग फ्रॉम आउटसाइड मांडला टू इनर मोस्ट मांडला वापस 183 डेज लगते हैं। तो टोटल 366 डेज लगते हैं। तो टोटल कितनी राशि है? 12 राशि है।
तो 366 डिवाइड बाय 12 इज 30.5 days। तो सूर्य उसका मतलब हर एक राशि में, हम जैसे बोलते हैं कर्क राशि से शुरू होता है, राइट, सभी अभ्यंतर मामला। सो कर्क, सिंह, कन्या, तो एवरी राशि में सूर्य रिमेन्स फॉर 30.5 days। तो इसको सूर्य मास कहते हैं, कि मंथ ऑफ सूर्य, मतलब सूर्य मास इज व्हाट 30.5 days, मतलब हर एक राशि में इट रिमेन्स फॉर 30.5 days। तो यहाँ पे कहा था दक्षिणायन में वो क्या करता है, सूर्य सर्व अभ्यंतर मांडले में एक बार होता है, फिर बीच में जो 182 मांडला है उसमें उसमें ट्रैवल करता है, फिर वो सर्व बाह्य मांडले में वो पहुंचता है। और उत्तरायण के वक्त वो सर्व बाह्य मांडले से स्टार्ट करता है, बीच के 182 मांडले, और वो सर्व अभ्यंतर मांडले में पहुंचता है। उसका मतलब जो सर्व अभ्यंतर और सर्व बाह्य के मांडले हैं वो एक एक बार साल में सर्कल करता है, और बीच के जो मांडले है इट इज गोइंग 2 times। ओके, तो उत्तरायण के वक्त 183 डेज लगते हैं, और दक्षिणायन में भी 183 डेज लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन हमने देखा था कि 366 डेज डिवाइड बाय 12 इज 30.5। तो 30.5 डेज के लिए सूर्य रिमेन्स इन वन राशि। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि सूर्य को एक मांडला पूर्ण करने में, मतलब एक सर्कल जो सूर्य यहाँ पे है उसको एक सर्कल पूरा पूर्ण करने में 60 मुहूर्त लगते हैं। 60 मुहूर्त मतलब 48 आवर्स, मतलब 2 days। तो दोनों सूर्य को, तो जैसे एक सूर्य जब पूरा सर्कल पूर्ण करके यहाँ पे आता है, इट टेक्स 48 आवर्स। उसी समय दूसरा सूर्य भी यहाँ से शुरू होके पूरा सर्कल फिनिश करता है। तो 60 मुहूर्त में, मतलब 48 आवर्स में, बोथ द सूर्यस दे आर ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम, तो एक एक मांडला पूर्ण करते हैं। तो 24 आवर्स में सूर्य आधा मांडला पूर्ण करता है, मतलब 24 आवर्स में दिस सूर्य विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, आधा मांडला, और दिस सूर्य विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। तो उसका मतलब क्या हुआ, राइट, हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम तो भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र फॉर एग्जांपल यहाँ पे साउथ में है, तो जब एक दिन पसार होता है तो ये सूर्य विल ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर, वो अर्ध मांडला पूर्ण करता है, राइट, और दिस सूर्य विल ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर। अभी जब दूसरा दिन शुरू होता है तब ये सूर्य जो था, जो भरत क्षेत्र को उजाला देता था, इट हैज गॉन अवे टू द नॉर्थ, राइट, पर जो दूसरा सूर्य है इट कम्स टू द साउथ। तो उसका मतलब एवरी डे इज अ डिफरेंट सूर्य। जो आज का सूर्य है वो कल का सूर्य अलग है, और फिर वापस जो थर्ड डे का सूर्य है वो आज का सूर्य है। सो एवरी ऑल्टरनेट डेज वो सूर्य रिपीट होता है, मतलब आज का सूर्य और कल का सूर्य अलग है, राइट। तो ओके, फिर उसके बाद हमने थोड़े और कैलकुलेशंस देखे थे, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जस्ट याद रखने की जो बात है कि सूर्य टेक्स 360 डेज टू कंप्लीट दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य बाहर की तरफ जाता है और अंदर की तरफ आता है, एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन सर्व अभ्यंतर मांडला एंड सर्व बाह्य मांडला इज 510 योजन्स, इज 510 योजन्स में देर आर 184 मांडलास, राइट। तो ये सब डिटेल में हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने दूसरा चीज जो बात किया था वो है कि ये कैलकुलेशन में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर यह दूसरा चीज जो हमने बात किया था वो है मुहूर्त का, राइट। तो जब सूर्य जब सबसे सर्व अभ्यंतर मांडले में होता है, जून जुलाई का समय, राइट, उस समय दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो दिन इज 18 मुहूर्त और रात इज 12 मुहूर्त। और सूर्य जब ट्रैवल करते करते 6 महीने में सर्व बाह्य मांडले में जाता है तब वो ऑपोजिट हो जाता है, दिन सबसे छोटा हो जाता है क्योंकि सूर्य इज फार अवे। तो दिन 12 मुहूर्त होता है और रात 18 मुहूर्त। तो बेसिकली सर्व अभ्यंतर मांडले से ट्रैवल करके जब सर्व बाह्य मांडले में जाता है सूर्य, तो 6 मुहूर्त का डिफरेंस आता है। ओके, तो 6 मंथ्स में 6 मुहूर्त का डिफरेंस आता है, मतलब 183 डेज में 6 मुहूर्त का डिफरेंस आता है। तो एक दिन में कितना डिफरेंस आता है वो हमने कैलकुलेट किया था। तो एक दिन में 1 minute and 35 seconds का डिफरेंस आता है।
तो अपना जो सनसेट और सनराइज है, अगर तुम देखना, एवरी डे जो सनसेट है अपना, इट आइदर इंक्रीजेस बाय 1 मिनट एंड 35 सेकंड्स और डिक्रीजेस बाय 1 मिनट और 35 सेकंड्स, राइट। जब दक्षिणायन होता है इट डिक्रीजेस, राइट, क्योंकि सूर्य दूर जा रहा है। जब उत्तरायण होता है देन अपना अपना सनसेट, जो सनराइज टू सनसेट जो पीरियड है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन है 1 मिनट एंड 35 सेकंड्स का, एवरी डे का सनराइज और सनसेट वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है डिपेंडिंग ऑन उत्तरायण या दक्षिणायन। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चीज हमने देखा कि सूर्य की स्पीड, राइट। तो सूर्य की स्पीड हमने देखा कि जैसे सूर्य बाहर की तरफ जाता है इट नाउ कवर्स मोर डिस्टेंस। जब इनर सर्कल में होता है उसका सर्कमफ्रेंस कम होता है, सेकंड मामले में उसका सर्कमफ्रेंस और ज्यादा होता है, थर्ड मामले में सर्कमफ्रेंस और ज्यादा होता है, ऐसे 184 मामले में सर्कमफ्रेंस इज द हाईएस्ट। पर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल स्टिल रिमेन द सेम। जब सर्व अभ्यंतर मांडले में होता है, जो फर्स्ट मांडले में होता है, तब भी उसको 60 मुहूर्त लगता है, और जो 184th मांडले में होता है तब भी उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में 60 मुहूर्त लगता है। उसका मतलब जैसे जैसे सूर्य बाहर जाता है उसका स्पीड इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे सूर्य अंदर आता है उसका स्पीड डिक्रीज होता है। और हमने वो कैलकुलेशंस किया था, कैलकुलेशन वेरी सिंपल, सर्कमफरेंस कैलकुलेट किया हमने, एंड जो 2 पाई आर या पाई डी करके सर्कमफ्रेंस हमने कैलकुलेट किया, और हमने देखा कि एवरी एवरी मांडला में 18 योजन्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होता है। तो उस हिसाब से प्रथम मांडले में ये सर्कमफ्रेंस है, यू ऐड 18 योजन्स टू ऑल द मांडला, और 184 मांडले में दिस इज द सर्कमफ्रेंस, एंड यू डिवाइड द सर्कमफ्रेंस बाय 60 मुहूर्त, राइट, क्योंकि टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल इज 60 मुहूर्त। तो सूर्य की स्पीड आती है। तो सर्व अभ्यंतर मांडले में इज द स्लोएस्ट स्पीड 5251 29/60 योजन्स टू कंप्लीट वन मांडला, और ऐसे ऐसा करके हर एक मांडले में द स्पीड इंक्रीजेस बाय 18/60 योजन्स। और सब सर्व जो बाह्य मांडले में उसकी स्पीड इज द फास्टेस्ट 5305 योजन्स। तो उसको मुहूर्त गति बोलते हैं। तो अंदर से बाहर जब सूर्य जाता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है क्योंकि सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होता है, और बाहर से जब अंदर आता है सब सर्कमफ्रेंस डिक्रीज होता है और उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। तो दिस वाज जस्ट द रिवीजन, एक रिवाइज करना था, तभी आपको यू विल बी एबल टू रिलेट विद द चंद्र, राइट। तो अभी हम आज के क्लास में विल टॉक अबाउट चंद्र, राइट। तो सबसे पहले बिफोर वी टॉक अबाउट चंद्र, लेट्स अंडरस्टैंड कि जो अपना जो कैलेंडर है, राइट, वो कैलेंडर कैसा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न कैलेंडर ले, इंग्लिश कैलेंडर या क्रिश्चियंस का कैलेंडर, वो सूर्य के कैलकुलेशंस के हिसाब से है, राइट। फिर उसके बाद अगर तुम मुस्लिम्स का कैलेंडर लो वो चंद्र के कैलकुलेशंस के हिसाब से है। फिर उसके बाद तुम पारसी का कैलेंडर लो वो नक्षत्र के कैलकुलेशंस के हिसाब से है। पर अपना जो जैन कैलेंडर है ना, इट्स नॉट बेस्ड ऑन वन कैलकुलेशन। अपने जो कैलेंडर है वो इट एनकम्पसेस सूर्य का कैलकुलेशंस, चंद्र का कैलकुलेशंस, नक्षत्र का कैलकुलेशंस। तो ऑल द कैलकुलेशंस को कंबाइन करके अपना जैन कैलेंडर वो बनता है, राइट। वो एक फर्स्ट पॉइंट था। फिर दूसरा है कि दिन और रात कैसे होते हैं, राइट। तो कितने अन्य शास्त्र, अन्य धर्म ऐसा मानता है कि सूर्य का प्रेजेंस वो दिन है और चंद्र का प्रेजेंस वो रात है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैन शास्त्र के हिसाब से सूर्य का प्रेजेंस वो दिन है पर सूर्य का अभाव वो रात है। चंद्र से कोई लेना देना नहीं है दिन और रात का। फॉर एग्जाम्पल तुम सुबह को भी सूर्य और चंद्र एक साथ देख सकते हो, ओनली थिंग यू कैन नॉट सी चंद्र बिकॉज सूर्य इज सो ब्राइट, पर सुबह को भी चंद्र होता है। तो सूर्य का प्रेजेंस वो दिन है और सूर्य का एब्सेंस वो रात है। फिर थर्ड थिंग, एक और क्वेश्चन आता है जो आज का साइंस ऐसा मानता है कि सूर्य स्वप्रकाशित है पर चंद्र पर प्रकाशित है। मतलब चंद्र का खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्र बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सूर्य, राइट। आज का साइंस ऐसा मानता है, पर अपना जैन धर्म बोलता है कि ऐसा नहीं है, कि सूर्य भी स्वप्रकाशित है और चंद्र भी स्वप्रकाशित है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो 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 जो उसका जो उसका उष्ण या आपात नाम कर्म के पृथ्वी काय के जीव है। ओके, सूर्य का जो जो जो
एकदम हीट उष्ण या तेजस्वी जो प्रकाश है वो आताप नाम कर्म है का के पृथ्वी का के जीव के वजह से वो प्रकाश है। और चंद्र का जो प्रकाश है वो उद्योत नाम कर्म के पृथ्वी कायमय जीव के कारण प्रकाश है। मतलब उद्योत मतलब वो सौम्य और शीतल प्रकाश है चंद्र का, वो उस प्रकार के पृथ्वी का के जीव है, उसके कारण वो प्रकाश है। तो मतलब कहने का मतलब कि सूर्य भी स्वप्रकाशित है और चंद्र भी स्वप्रकाशित है। तो वो एक क्लैरिफिकेशन करना था। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना। तो अभी हम आज के क्लास में चंद्र के बारे में देखेंगे। जैसे हमने सूर्य के बारे में देखा उसी प्रकार विल टॉक अबाउट द चंद्र, राइट। तो हम सबसे पहले चंद्र के मांडले के बारे में देखेंगे, उसके बाद चंद्र की स्पीड के बारे में देखेंगे, और हम फिर उसके बाद ना हम थोड़ा थोड़ा तिथि के बारे में देखेंगे कि तिथि एक्चुअली होती क्या है, राइट। कृष्णवद एक, कृष्णवद बीज, कृष्णवद त्रीज, वो सब क्या होता है। तो विल विल टॉक अबाउट दैट। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा सूर्य वो समभूतल भूमि से 800 योजन ऊपर लेके वो प्रदक्षिणा देता है, और सूर्य के ऊपर 880 योजन में चंद्र वो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देता है। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है, राइट। तो हम 2 चंद्र की बात करेंगे कि 2 चंद्र इस जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत की वो कैसे प्रदक्षिणा देता है। तो जैसे हमने सूर्य के बारे में बात किया उसी प्रकार सूर्य के कितने मांडले थे, 184 मांडला, राइट। और वो 510 योजन्स में 184 मांडला थे। अभी चंद्र के सेम 510 योजन्स है, ओके। जैसे सूर्य के जो 510 योजन्स का डिस्टेंस है उसी प्रकार चंद्र का भी सर्व अभ्यंतर और सर्व बाह्य मांडले के बीच सेम 510 योजन डिस्टेंस है, पर चंद्र के मात्र 15 मांडला है। सूर्य के 184 मांडले थे, उसके कंपैरिजन में चंद्र के मात्र 15 मांडले हैं। अभी जम्मू द्वीप की जगती के अंदर जो 180 योजन है उसमें चंद्र के 5 मांडले हैं, और जम्मू द्वीप की जगती के बाहर लवण समुद्र में 330 योजन से उसमें चंद्र के 10 मांडले हैं, राइट। सो दैट इज अ डिफरेंस। सो सूर्य के 184 मांडले थे, चंद्र के टोटल 15 मांडले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दिस कैलकुलेशंस आर वेरी बेसिक, ओके। तो टोटल मांडले कितने हैं, 15 मांडले हैं। मांडला का साइज कितना है, थिकनेस ऑफ मांडला इज द सेम एज चंद्र का जो साइज है 56/61 योजन्स। तो बेसिकली 15 mandala multiplied by the size of Chandra, so is 13 yojans and 47/61 yojans, right? So this is the thickness of all the mandalas together, okay? तो total 15 mandala। आंतरे कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स के बीच अंतर तो 4 है ना, द नंबर ऑफ अंतर्स। उसी प्रकार 15 मांडले के बीच 14 आंतरे है। और मंडल क्षेत्र इज सेम है सूर्य, मतलब जो सर्व अभ्यंतर मांडले और सर्व बाह्य मांडले में जो डिस्टेंस है इट रिमेन्स द सेम, 510 योजन्स। एक मांडली की पौड़ाई मतलब विड्थ इज द विड्थ ऑफ चंद्र, राइट। तो टोटल विड्थ ऑफ ऑल द मांडला इज 15 मल्टीप्लाई बाय ये 13। और 2 मांडले के बीच अंतर सूर्य में कितना था, 2 योजन्स था, राइट। एक मांडले से दूसरे मांडले के बीच जो डिस्टेंस था वो 2 योजन था। अभी चंद्र के 2 मांडले के बीच डिस्टेंस इज 35 योजन्स, 35 योजन्स एंड 30/61 योजन्स। क्योंकि चंद्र के कम मांडले हैं, सो डिस्टेंस बिटवीन 2 मांडलास आर मच मोर, राइट। सूर्य के 184 मांडले थे तो मांडलास वेर क्लोजर टुगेदर, पर यहाँ पे सेम 510 योजन में मात्र 15 मांडले हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 मांडला इज मच हायर, इज 35/30/61 योजन्स। उसका कहने का मतलब है कि चंद्र जब एक सर्कल पूर्ण करता है इट गोज अवे फ्रॉम मेरू पर्वत बाय दिस मच डिस्टेंस, 35 योजन्स वो बाहर की तरफ जाता है या फिर अंदर की तरफ आता है, राइट। तो इस 30 जो अंतर है यू मल्टीप्लाई बाय 14 तो ये फिगर आता है। तो बेसिकली टोटल 15 मांडले है, 5 मांडले जम्बू द्वीप में है और 10 मांडले लवण समुद्र में है, ओके। तो ये फिगर है। तो सर्व अभ्यंतर मांडला द डिस्टेंस रिमेन द सेम, जो सूर्य था, सूर्य से मेरू पर्वत से सूर्य 44,820 योजन था, उसी प्रकार चंद्र का भी जो सर्व अभ्यंतर मांडला है इट इज एट द सेम डिस्टेंस एज सूर्य।
ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि चंद्र इज एट मच हायर प्लेन. सूर्य नीचे था, वो 800 योजन पे था अपने से, और चंद्र इज एट 880 योजन, मतलब वो अपने प्लेन में वो प्रदक्षिणा देता है. तो सर्व अभ्यंतर मांडला इज द सेम डिस्टेंस 44,820 योजन्स. तो जम्बू द्वीप के अंदर 5 मांडले हैं, जम्बू द्वीप के बाहर 10 मांडले, तो टोटल 15 मांडला. ओके. अभी जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, इट रिमेन्स द सेम. दोनों चंद्र एक साथ बाहर की तरफ जाते हैं, उसको दक्षिणायन कहते हैं, और दोनों चंद्र जब अंदर की तरफ आते हैं उसको उत्तरायण कहते हैं. नाउ द टाइम, राइट. हमने देखा कि सूर्य को दक्षिणायन करते हुए 6 महीने लगते हैं. अभी चंद्र को ये 15 मांडले क्रॉस करते हुए 13.5 डेज लगते हैं, राइट. तो चंद्र 13.5 डेज में इट गोज फ्रॉम सर्व अभ्यंतर मांडला टू सर्व बाह्य मांडला, दोनों चंद्र एक साथ. ओके. एंड वापस 13.5 डेज में इट कम्स फ्रॉम सर्व बाह्य मांडला टू सर्व अभ्यंतर मांडला. तो 13.5 प्लस 13.5, इट इज अराउंड 27.5. तो 27.5 डेज में चंद्र दक्षिणायन प्लस उत्तरायण फिनिश करता है, राइट. सूर्य को कितना लगता था? 1 साल लगता था. सूर्य 6 मंथ्स में दक्षिणायन पूर्ण करता था, वापस 6 महीने में उत्तरायण पूर्ण करता था. चंद्र मात्र 27.5 डेज में इट कंप्लीट्स द बोथ चंद्र उत्तरायण और दक्षिणायन और उत्तरायण. ओके. कोई भी क्वेश्चंस? तो ये फिगर है. तो सर्व अभ्यंतर मांडला यहाँ पे है, राइट. उसकी थिकनेस, मांडला की थिकनेस इज थिकनेस ऑफ चंद्र. डिस्टेंस बिटवीन टू मांडला इज 35 योजन्स, 35.30/61 योजन्स टू बी एग्जैक्ट. तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू मांडला. तो ये जम्बूद्वीप की जगती है. जम्बूद्वीप की जगती के अंदर जो 180 योजन्स है उसमें चंद्र के 5 मांडले हैं. जम्बूद्वीप के जगती के बाहर लवण समुद्र में जो 330 योजन से उसमें चंद्र के 10 मांडले हैं, राइट. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम. ओके. तो यहाँ पे बोलते हैं कि सूर्य की जैसे, राइट, सेम उत्तरायण और दक्षिणायन की डेफिनेशन है. ओनली डिफरेंस इज जो सूर्य को दक्षिणायन में 6 महीने मतलब 183 डेज लगते थे, अभी चंद्र को 13.5 डेज लगते हैं. तो चंद्र जब उत्तरायण करता है, मतलब जब बाहर से अंदर आता है, तो वो 13 अंदर के मांडले क्रॉस करता है, प्लस सर्व, ये यहाँ पे गलत लिखा है, सर्व बाह्य मांडला क्रॉस करता है. तो उत्तरायण के वक्त 14 मांडला करता है, और दक्षिणायन के वक्त सर्व अभ्यंतर मांडला से लेके मध्य के 13 मांडला, तो 14 मांडला. तो ये 14 मांडला क्रॉस करते हुए चंद्र को 13.5 डेज लगते हैं. तो चंद्र को उत्तरायण प्लस दक्षिणायन दोनों कंप्लीट करते हुए 27 डेज एंड 21/67 डेज. तो पूरा उसको उत्तरायण प्लस दक्षिणायन पूर्ण करते हुए बेसिकली 27.5 डेज उसको लगते हैं. ओके. फिर उसके बाद हम ना सूर्य के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि तुमको इजीली समझ आए. तो फिर हमने सूर्य में देखा था कि सूर्य को एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना 60 मुहूर्त लगता था, 48 आवर्स. अभी चंद्र इज मच स्लोअर. हमने देखा था कि सबसे स्लोएस्ट ग्रह कौन सा है? चंद्र है. तो चंद्र को एक सर्कल क्रॉस करते हुए इट टेक्स 62 मुहूर्त. सूर्य को 60 मुहूर्त लगता था, चंद्र इट टेक्स 2 मुहूर्त ज्यादा. तो 60 मुहूर्त मतलब 48 आवर्स, और चंद्र को इट टेक्स 62 मुहूर्त मतलब दैट इज 48 आवर्स एंड 48 मिनट्स. तो चंद्र को एक सर्कल कंप्लीट करने में मोर देन 2 डेज लगते हैं, तो 48 आवर्स एंड 48 मिनट्स. ओके. तो चंद्र जब एक सर्कल पूर्ण करता है, राइट, तो डिस्टेंस बिटवीन मांडला कितना है? 35/35 योजन्स एंड 30/61 प्लस अगेन 35/30/61, राइट. तो ये चंद्र यहां से यहां जाता है, दूसरा चंद्र इट कम्स फ्रॉम हियर टू हियर, राइट. तो ऐसा करके एक सर्कल वो पूर्ण करता है. ओके. तो अभी बेसिक कैलकुलेशंस. तो सेम इट रिमेन्स सेम विथ सूर्य, कि सूर्य से
जैसे मेरू की अपेक्षा से सर्व अभ्यंतर मांडला इज 44,820 योजन जो सूर्य का था. डिस्टेंस बिटवीन द टू मांडलास इज 35 योजन्स. सूर्य का कितना 2 योजन्स था, राइट. तो यहाँ पे 35 योजन्स प्लस द थिकनेस ऑफ चंद्र, तो यहाँ पे 36/25/61 योजन्स आता है. तो व्हेन चंद्र कंप्लीट्स 1 मांडला, तो वो ये 36/21/61 योजन्स इट गोज अवे फ्रॉम द मेरू पर्वत, राइट. तो ऐसा करके जब चंद्र कंप्लीट्स 15 मांडला, वो 510 योजन्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके इट गोज टू सर्व बाह्य मांडला. फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दो चंद्र, राइट, यू हैव टू कंसीडर 2 चंद्र. तो 2 चंद्र के बीच डिस्टेंस क्या है? तो जब सर्व अभ्यंतर मांडले में होते हैं तब मेरू पर्वत से 1 चंद्र इज 44,820 योजन्स, दूसरा चंद्र दूसरी साइड 44,820 योजन्स प्लस द थिकनेस ऑफ मेरू पर्वत. तो व्हेन चंद्र वो सर्व अभ्यंतर मांडले में होता है, 2 चंद्र के बीच डिस्टेंस इज 99,640 योजन्स. फिर उसके बाद चंद्र जब एक मांडला ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 36, because this travels a distance of 35 योजन्स प्लस द थिकनेस ऑफ चंद्र. सिमिलरली एक चंद्र के लिए इवन दूसरा चंद्र भी उतना ट्रैवल करता है, राइट. तो बेसिकली एक मांडला जब पूर्ण करते हैं दोनों चंद्र एक साथ, द डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 72 योजन्स, 72/51/61 योजन्स. तो एक मांडले में दोनों चंद्र दे गोज फार फ्रॉम ईच अदर बाय 72 योजन्स. तो ऐसा करते हुए सर्व बाह्य मांडले में जब प्रवेश करते हैं तो द डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय बेसिकली 509 योजन्स, राइट. तो दो सूर्य के बीच जो डिस्टेंस था वो 100,660 योजन्स था व्हेन दे आर एट द सर्व सबसे बाहर के मांडले में. चंद्र का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर चंद्र की थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, राइट. चंद्र इज 8 अंश बिगर देन सूर्य. दैट्स वाई यहाँ पे 16 अंश डिस्टेंस घट जाता है, मतलब कम हो जाता है. तो सर्व बाह्य मांडले में सूर्य का डिस्टेंस 1,0660 योजन्स होता है और दो चंद्र का डिस्टेंस 1,0659 योजन्स. और सो 16 अंश कम है दो सूर्य के डिस्टेंस से, क्योंकि द थिकनेस ऑफ चंद्र इज मोर देन थिकनेस ऑफ सूर्य. ओके. तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा है, द सेम थिंग, कि चंद्र को एक मांडला एक सर्कल कंप्लीट करते हुए 62 मुहूर्त लगते हैं और सूर्य को 60 मुहूर्त लगते थे, राइट. फिर उसके बाद सेम चीज वी डिड फॉर सूर्य. यहाँ पे चंद्र की गति कैलकुलेट की है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ चंद्र, राइट. तो इज द सेम थिंग. सबसे पहले तुम सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करो एंड डिवाइड बाय 62 मुहूर्त, राइट. तो सर्व अभ्यंतर मांडले में सर्कमफ्रेंस रिमेन्स द सेम, राइट. तो 300 ये इतना सर्कमफ्रेंस है, राइट. फिर उसके बाद सेकंड मांडले में सर्कमफ्रेंस, सेकंड मांडले में यू ऐड अनदर 72 योजन्स, तो सेकंड मांडले का सर्कमफ्रेंस आता है. तो डिस्टेंस, तो सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेस बाय 230 योजन्स अप्रोक्सीमेटली. तो दो मांडले के जैसे जैसे चंद्र बाहर की तरफ जाता है द सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेस बाय 230 योजन्स. अगर सूर्य का कितना था 18 योजन्स था, राइट. सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेस बाय 18 योजन्स. चंद्र का क्या है कि मांडला के बीच गैप काफी है, काफी बड़ी है, क्योंकि मात्र 15 मांडले है. तो सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेस बाय 230 योजन्स. तो ऐसे करते करते गति फाइंड करने के लिए यू टेक द सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द वन सर्कमफ्रेंस या वन मांडला. तो बेसिकली यहाँ पे वो लोग ने गति का कैलकुलेशन दिया है जो नेक्स्ट पेज में सिंपलर है. तो बेसिकली टेक द इनर मोस्ट सर्कमफ्रेंस सर्व अभ्यंतर मांडला डिवाइड बाय द मुहूर्त, राइट. ये एग्जैक्ट इज 62 मुहूर्त बाय 23 एग्जैक्ट कैलकुलेशन है. तो यहाँ पे जो सर्व अभ्यंतर मांडले में चंद्र की गति इतनी है 5073 योजन्स पर मांडला, राइट. तो उसके बाद सिमिलरली यू टेक द सेकंड मांडला का सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 62 मुहूर्त. तो चंद्र की गति इंक्रीजेस बाय अराउंड 3 योजन्स, क्योंकि
जैसे हमने देखा कि सूर्य का स्पीड इंक्रीज होता है जैसे वो बाहर की तरफ जाता है, बिकॉज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल इज द सेम। सिमिलरली चंद्र की स्पीड भी इंक्रीज होती है, राइट, व्हेन इट गोज आउटसाइड। तो कितनी इंक्रीज होती है? तो अराउंड 3 योजन्स इंक्रीज होती है। तो फ्रॉम एक मांडला से दूसरे मांडला जब जाता है चंद्र का स्पीड, इट इंक्रीजेस बाय अराउंड 3 योजन्स। तो यहाँ पे वो लोग ने मुहूर्त गति कैलकुलेट किया है। तो उसी प्रकार सर्वबाह्य मांडले में it again takes the same 62 muhurat. तो सर्वबाह्य मांडले में मुहूर्त is 5125 yojans. तो चंद्र की स्पीड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ओके, बाय अराउंड 3 योजन्स पर मांडला। और सूर्य की कितनी इंक्रीज होती थी? अराउंड इट वाज अ फ्रैक्शन ऑफ अ योजन, ओके। तो यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड अ चार्ट। मैंने ये पूरा चार्ट बनाया है टू कंपेयर बिटवीन सूर्य एंड चंद्र, राइट। हमने बहुत सारे कैलकुलेशंस देखे, पर यहाँ पे पूरा सब कुछ मैंने एक साथ कंपाइल किया कि सबसे पहले सूर्य समभूतल भूमि से 800 योजन ऊपर रख के वो प्रदक्षिणा देता है मेरू पर्वत की। चंद्र इज 880 योजन। फिर सूर्य के कितने मांडले हैं, कितने सर्कल से? टोटल 184 योजन। चंद्र के 184 मांडला, चंद्र के 15 मांडला। मांडला के बीच अंतर कितने हैं? 183, इसके 14 अंतर। सर्व अभ्यंतर मांडला मेरू पर्वत से कितने? दोनों एज अ सेम डिस्टेंस, राइट। सूर्य इज 44,820 योजन्स, चंद्र भी 44,820 योजन्स। सर्व बाह्य मांडला मेरू पर्वत से सेम डिस्टेंस, राइट, बिकॉज सर्व अभ्यंतर और सर्व मांडले के बीच 510 योजन्स का डिस्टेंस है। तो सर्व बाह्य मांडला इज 45,330 योजन्स फ्रॉम मेरू पर्वत, और चंद्र का भी सेम। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द सर्व अभ्यंतर और सर्व बाह्य मांडला, सूर्य और चंद्र का दोनों 510 योजन्स। जो हरिद्वीप में जम्बू द्वीप में 180 योजन्स, और लवण समुद्र में 330 योजन्स, ओके। तो 180 प्लस 330 इज 510। तो सूर्य के जम्बू द्वीप में 65 मांडले हैं, और चंद्र के जम्बू द्वीप में 5 मांडले हैं, और लवण समुद्र में सूर्य के 119 मांडले हैं, और लवण समुद्र में चंद्र के 10 मांडले हैं। फिर मांडला की साइज, मांडला की थिकनेस इज बेसिकली थिकनेस ऑफ सूर्य और चंद्र। तो सूर्य की थिकनेस, मांडला की साइज इज 0.787 योजन्स, और चंद्र की 0.918 योजन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू मांडला, सूर्य की कितना था? 2 योजन्स इस वॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू मांडला, और चंद्र का 35.49 योजन्स। फिर टाइम टू कंप्लीट वन मांडला, ओके, सूर्य का 48 आवर्स, चंद्र का 62 मतलब 62 मुहूर्त, दैट इज 49 आवर्स एंड 41 मिनट्स। टाइम टू कंप्लीट हाफ मांडला, सूर्य 24 आवर्स लगता है, और चंद्र को 24 आवर्स एंड 48 मिनट्स, राइट। डिस्टेंस बिटवीन मतलब ये दो सूर्य इन सर्व अभ्यंतर मांडला इतना डिस्टेंस है दो सूर्य के बीच, जब दोनों सूर्य सबसे पास में होते हैं। सिमिलरली सेम डिस्टेंस दो चंद्र सबसे पास में होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन दो सूर्य जब सर्व बाह्य मांडले में होता है वो इतना डिस्टेंस है 100,660 योजन्स, और सेम डिस्टेंस दो चंद्र का। फिर इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन टू मांडलास, राइट। तो जब दोनों सूर्य एक मांडला ट्रैवल करते तो कितना डिस्टेंस इंक्रीज होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन द दो मांडला इज 2 योजन्स, प्लस द थिकनेस ऑफ सूर्य, प्लस दूसरे सूर्य का 2 योजन्स, प्लस थिकनेस ऑफ सूर्य। तो एक मांडला जब दोनों सूर्य क्रॉस मतलब ट्रैवल करते हैं तो 5.57 योजन्स डिस्टेंस इंक्रीज होता है दो सूर्य के बीच। सिमिलरली दो चंद्र के बीच 72.84 योजन डिस्टेंस इंक्रीज होता है। फिर हमने सर्कमफ्रेंस देखा था, सर्व अभ्यंतर मांडले का सर्कमफ्रेंस सेम है दोनों का। इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस पर मांडला, राइट। अभी सूर्य का 18 योजन इंक्रीज होता है, पर चंद्र का 230.33 योजन इंक्रीज होता है। फिर सर्व बाह्य मांडला का सर्कमफ्रेंस ऑलमोस्ट सेम है। फिर मुहूर्त गति मतलब स्पीड, सूर्य जब सबसे सर्व अभ्यंतर मांडले में होता है, द स्पीड इज 5 to 51.48 योजन पर मुहूर्त, और चंद्र की स्पीड इज 5073, राइट। चंद्र इज द स्लोएस्ट प्लैनेट,
तो चंद्र का स्पीड इज द स्लोएस्ट। फिर इंक्रीज इन स्पीड पर मांडला इज 0.3 योजन्स और चंद्र इज 3.7 योजन्स, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है पर मांडला। फिर मुहूर्त गति सर्वबाह्य मांडले में सूर्य की स्पीड इज 5305 योजन्स, चंद्र की स्पीड इज 5125 योजन्स। और सूर्य मास और चंद्र मास, सूर्य मास मतलब सूर्य एक राशि में कितने समय रहता है, 30.5 डेज। और चंद्र का डेफिनेशन अलग है। चंद्र को दक्षिणायन और उत्तरायण पूर्ण करते हुए 27.313 डेज लगते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन अलग है। सो दिस इज द टेबल आई कंपाइल्ड कि तुम कंपेयर कर सको कि सूर्य का मांडला कैसा होता है और चंद्र का मांडला कैसा होता है। कोई भी क्वेश्चंस? आई नो बहुत सारा डिटेल्स है यहाँ पे, पर आई थिंक यू हैव टू बेसिकली रिवाइज। ये एक बार वापस जाके शांति से सुनना। हम ये आज तो ये स्किप करते हैं, पर अभी मेरे को एक और चीज बतानी है, एक और चीज डिस्कस करनी है, वो है तिथि। राइट, अपने में तिथि होती है। राइट, वो सबको बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज तिथि। अभी जैसे कृष्ण वध एकम, कृष्ण वध बीज, कृष्ण वध त्रीज। राइट, ऐसे फिर अमास आती है, कृष्ण वध 15 मतलब अमास। फिर उसके बाद सूद वध एकम, सूद वध बीज। राइट, और फिर पूनम आती है। तो ये तिथि क्या है? तो यहाँ पे तिथि इज रिलेटेड विथ राहु। ओके, यहाँ पे ये समझना है कि चंद्र के जो मांडले से तिथि का कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, पर चंद्र जो राहु है उससे तिथि का लेना देना है। तो ये राहु क्या है? राइट, अपने में राहु राहु और केतु दो प्रकार के ग्रह का उल्लेख आता है। तो ये राहु और केतु है क्या? तो शास्त्र में लिखा है जो राहु जो प्लेनेट है, जो राहु जो ग्रह है, वो एक ग्रह है। बेसिकली राहु और केतु वो दो ग्रह है। जो राहु जो ग्रह है वो चंद्र के एकदम पास में होता है। वो शास्त्र में लिखा है इट्स ओनली 4 अंगुल दूर होता है चंद्र से। पर ये जो राहु होता है वो श्याम वर्ण का होता है, मतलब वो देख नहीं सकते। वो श्याम वर्ण का होता है और वो श्याम रूपी कांति वो प्रसरित करता है, मतलब वो ब्लैक, उसकी कांति श्याम होती है, ब्लैक वर्ण की उसकी कांति होती है। पर वो चंद्र से एकदम पास में होता है, चंद्र से मात्र 4 अंगुल दूर होता है। तो हाउ दिस वर्क्स? तो शास्त्र में लिखा है कि जो चंद्र है, चंद्र का जो थिकनेस है, राइट, चंद्र को डिवाइड इट बाय 60। ओके, जो चंद्र का जो थिकनेस है डिवाइड इट बाय 60। तो उसको चंद्र का एक भाग कहते हैं या एक अंश कहते हैं, डिवाइड बाय 60 उसको एक अंश कहते हैं। तो ये राहु एवरी डे, ओके, पर डे चंद्र को 4 अंश वो कवर करता है। ओके, वो अपनी जो श्याम जो कांति है, जो जो उसकी जो ब्लैक एनर्जी है, वो चंद्र को आवृत करती है, मतलब चंद्र को वो कवर करती है। इसलिए हमको चंद्र जब पूनम से लेके जब अमास तक जाते हैं, राइट, तो चंद्र वो कम होते जाता है उसकी साइज। बेसिकली चंद्र तो सेम ही है, पर जो राहु की जो कांति है वो इंक्रीज होते जाती है। तो बोलते हैं राहु पर डे चंद्र को 4 अंश कवर करता है। तो उससे हमको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का डेफिनेशन आता है। ओके, सो व्हाट इज कृष्ण पक्ष और व्हाट इज शुक्ल पक्ष? राइट, तो यहाँ पे डिटेल्स दिया है कि जब कृष्ण वध एकम होता है, राइट, जो फर्स्ट डे है, तो जो राहु वो चंद्र को 4 अंश उसको उसकी कांति से कवर करता है। फिर दूसरे दिन कृष्णवध बीज को 8 अंश कवर करता है, कृष्णवध त्रिज को 12 अंश। तो एवरीडे 4 अंश वो ज्यादा कवर करता है। और एक अंश क्या है कि चंद्र की थिकनेस को 60 बाई डिवाइड किया, उसको एक अंश कहते हैं। तो चौथ को 16 अंश, कृष्णवध पांचम को 20 अंश, शुक्रवध छठ को 24 अंश। ऐसा करके कृष्णवध 15 जो अमास है, कृष्णवध 15 इस अमास अमास को 60 अंश ओके कवर करता है। तो बेसिकली चंद्र को ऑलमोस्ट पूरा वो राहु की कांति वो पूरा कवर करती है, इसलिए हमको चंद्र दिखाई नहीं देता है और उसको अमास कहते हैं। तो जैसे ही अमास पूर्ण होता है, जब सूद एकम आता है, तब वापस वो 4 अंश खुलता है
ओके, फिर वापस बी जाता है तो वापस और 4 अंश खुलता है, तो 8 अंश खुलता है, वापस 3 जाता है तो और 4 अंश खुलता है। ऐसा करके वो जब पूनम आती है तो इट कंप्लीटली, उसकी कांति कंप्लीटली खत्म हो जाती है और वो कंप्लीटली खुल जाता है। तो इसको तिथि कहते हैं। ओके, सो तिथि इज बेसिकली हाउ मच, जो राहु चंद्र को कितना आवरण करता है उसको तिथि कहते हैं। तो जो चंद्र का जो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा है उससे लेना देना नहीं है, पर राहु चंद्र को कितना आवरण करता है उससे तिथि का लेना देना है। तो बेसिकली शास्त्र में लिखा है कि एवरी डे, मतलब ये 29 मुहूर्त, 29.32 मुहूर्त, तो इतने समय का एक तिथि होता है। तो बेसिकली राहु इतने समय तक 4 अंश कवर करता है, फिर वापस सेम समय तक 8 अंश कवर करता है वापस। तो एक तिथि का जो 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 टाइम है इस 29, ये मुहूर्त है, 29 मुहूर्त, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 48 मिनट्स। ओके, कोई भी क्वेश्चंस? सॉरी। हाँ, तो अपने में राहु भी 2 टाइप के हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर राहु भी अपने में 2 टाइप के हैं। एक को ध्रुव राहु कहते हैं और दूसरे को पूर्व राहु कहते हैं। ओके, जो जो ध्रुव राहु है वो ये तिथि का कैलकुलेशंस में आता है। ये जो कवर करता है चंद्र को वो ध्रुव राहु है। पर जो दूसरा जो राहु है उसको पूर्व राहु कहते हैं, जब वो ग्रहण होता है, राइट। तो शास्त्र में लिखा है जब ल्यूनार एक्लिप्स होता है तब वो पूर्व का राहु, जो दूसरा राहु है उसको पूर्व राहु कहते हैं, वो चंद्र को आवरण करता है, तब उसको ल्यूनार एक्लिप्स कहते हैं। ओके, और वो पूर्व का राहु जब सूर्य को कवर करता है उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो बोलते हैं कि एवरी 6 मंथ्स ये पूर्व राहु चंद्र को आवरण करता है, तो एवरी 6 मंथ्स ल्यूनार एक्लिप्स होता है। एवरी 48 ईयर्स ये पूर्व राहु सूर्य को आवरण करता है, तो एवरी 48 ईयर्स में टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, राइट। तो ऐसा करके अपने में तिथि का कैलकुलेशन दिया है, और तिथि का कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द राहु कितना चंद्र को आवरण करता है, उस पे अपना तिथि का कैलकुलेशन है। कोई भी क्वेश्चंस? आई नो बहुत सारी डिटेल्स थी, पर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो। Chetal bhai, I had a quick question. Hmm. તો આ બધું is that the તમે જે તિથિનું કીધું, does that relate to એક તિથિ અને બે તિથિ? Is it because of that second Rahu? ના 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 ના, ઇટ્સ નોટ બીકોઝ ઓફ ધેટ. એક તિથિ ને બે તિથિનું જે છે ને એનો જે વિવાદ ઇઝ મચ ડિફરન્ટ. એટલે હા હા ના, બસ કેલ્ક્યુલેશન્સ ઇઝ ધ સેમ. એ બંનેનું એટલે જૈન ધર્મ જે કેલ્ક્યુલેશન છે એ જ એક તિથિ વાળા પણ ફોલો કરે છે અને બે તિથિ વાળા ફોલો કરે છે. પણ ડિફરન્સ શું છે કે બે તિથિ વાળા એવું માને છે કે જે અમુક કેલ્ક્યુલેશન્સમાં જે બીજી તિથિ હોય ત્યારે રિયલ 14 કન્સિડર કરાય. એટલે દેર ઇઝ સમ ડિફરન્સ કે વેન ડુ યુ કન્સિડર કે કઈ તિથિ, યુ નો, અગર કારણ કે શું છે કે એક તિથિ 2 દિવસ હોઈ શકે, રાઈટ. બીકોઝ આપણા કેલ્ક્યુલેશન્સમાં તો જે ચંદ્રનું કેલ્ક્યુલેશન છે સૂર્ય જોડે લેવા દેવા નથી. તો સમટાઈમ્સ યુ હેવ ગોટ 2 13 એક જ દિવસે, 2 14 એક જ દિવસે. પણ અમુક કેલ્ક્યુલેશન્સમાં એ લોકોને એવો ફરક પડે છે કે બીજી જે 14 આવે છે દેટ્સ અ રિયલ 14, અને કેટલા લોકો કહે છે કે ના પહેલી 14 ઇઝ અ રિયલ 14. એટલે ત્યાં આગળ થોડો ડિફરન્સ આવે છે શાસ્ત્ર પ્રમાણે, પણ ઇટ્સ નોટ બીકોઝ ઓફ પૂર્વ રાહુ. બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન તો સેમ જ છે. Oh, okay, got it then. Okay, thank you. तो हमने लास्ट टाइम धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र देखा, और धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र हमने पूर्ण किया. वी कंप्लीटेड धर्मनाथ भगवान जीवन चरित्र. पर धर्मनाथ भगवान के जीवन चरित्र और शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र के बीच 2 चक्रवर्ती का जन्म होता है. एक है मध्वा चक्रवर्ती और दूसरा है सनत कुमार चक्रवर्ती. तो 2 चक्रवर्ती का जन्म होता है. हम आज उनका हम जीवन चरित्र देखेंगे. फर्स्ट विल लुक एट मध्वा चक्रवर्ती का जीवन चरित्र, जो बहुत शॉर्ट है, पर उसके बाद सनत कुमार जीवन का चक्रवर्ती देखेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी डिटेल में है. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट मध्वा चक्रवर्ती है. मध्वा चक्रवर्ती ये कौन से चक्रवर्ती है? 3rd चक्रवर्ती है, राइट. सबसे पहले भरत चक्रवर्ती का देखा, उसके बाद सागर चक्रवर्ती, राइट, जो अजितनाथ भगवान के समय में.
उसके बाद कोई और चक्रवर्ती हुआ नहीं, राइट। फ्रॉम अजितनाथ भगवान से लेके धर्मनाथ भगवान तक काफी सारे वासुदेव, बलदेव और वो सब हो गए, पर कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ। पर धर्मनाथ भगवान के जीवन, उनके उनके बाद और शांतिनाथ भगवान के पहले दो चक्रवर्ती का होता है, तो वो थर्ड एंड फोर्थ चक्रवर्ती है। तो सबसे पहले माधवा चक्रवर्ती, वो इस अवसर पर काल के थर्ड चक्रवर्ती है, उसका जीवन चरित्र देखते हैं। तो बोलते हैं कि प्रीवियस बर्थ ऑफ माधवा चक्रवर्ती, तो उनका नाम अमरापति करके था, प्रीवियस बर्थ। तो इन दिस सेम भरत क्षेत्र, in the city called Mahimandal, there was a king named Amrapati in Vasupujya's time, Nath of Anath, best of kings. He was attentive to the right behavior, like a good sadhu to the right conduct. He did not strike his people at all, even with a flower stalk. He only guarded them carefully like a new flower. He wore love as anklets and dharma as a crown. One day, noble and wise, he abandoned the kingdom as a disease, after he had given fearlessness to all and became a sadhu. He guarded Mahavrats like the kingdom for a long time. He shone brilliantly from Mulguns and Uttarguns, like ornaments with divine jewels. He died after keeping Mahavrats for a long time and became Ahemendra in the middle Gravyak. Now in the Jambudvip in Bharat Kshetra, there is a city called Sravasti, most important of the cities. There Samudra Vijay was the king, like the ocean embodied with innumerable jewels of virtues. He did not leave the heart of his friends because he gave them joy constantly, nor of his enemies because he gave fear constantly. He, a herdsman, took proper care of the earth like a cow and took taxes like a milk at the right time without injury. His wife was named Bhadra, whose body was fair with virtues and loveliness, the sole abode of good fortune. Much time passed as he experienced pleasures of senses with her without injury to the dharma. Now Amrapati's Jiv, which was in the Gravyak Devlok, descended into Bhadra's garb when it had completed its maximum Ayushya. Then Bhadra, comfortably asleep, saw 14 great dreams entering her mouth, indicating the birth of Chakravarti. At the proper time, she bore a son with auspicious marks, gold color. King Samudra Vijay gave him a significant name, Madhavan, meaning Indra on earth. He victorious, capable, adorn the earth, second to Samudra Vijay, like the moon adorning the sky, second to the sun. One day Chakra appeared in his armory, shining with the streams of light, like the lightning in a cloud. Then all other Ratnas were produced in succession in their proper places. Following the path of Chakra, he set out with the intention of conquering the Khands and went to the Lord of Magad Tirth, the ornament of Eastern Ocean. He conquered Vardhman in the south and also the Lord of Prabhas in the west and the Lord of Magad. Then Chakra went to the southern bank and conquered Sindhu. Then advancing, he arrived at Mount Vaidhyadya. The Chakravarti made the prince of Vaidhyadya subject to himself, took presents from him, and went to Tamistra Gufa. He conquered the Dev Katramala, who was the entrance of the Dev as a doorkeeper. At his command, the general crossed the Sindhu by the Charmaratna, subdued the western district, and returned. When the opening of the double doors had been made by the general with the Dand Ratna, the Chakri on the elephant Ratna entered the cave with his army. The Chakravarti, provided with the light inside by the circles and by the stream of light from the Mani Ratna, crossed the river inside Unmagna and Nirmagna rivers, very difficult to cross, by the path made by Khadag Ratna, and with the army left and by the way of north entrance. Madhavan Chakravarti duly conquered the Karatas, named Apatas, very hard to conquer. The general conquered the western district of Sindhu, and he himself went and subdued the prince of Himakula. He took Kakini Ratna and wrote his name Madhavan Chakravarti at the peak of Rishabkut. Then Madhavan returned back and had the eastern district of Ganga conquered by the general, and he himself subdued the Devi of Ganga.
The third Chakravarti easily subdued the Vidyadhars in the 2 rows of Mount Vaidyadhya. Knowing the duties of Chakravarti, he made another Naityamala living at the entrance of Khand Pratap Gufa, subject to himself as usual. The Chakri left the Vaidyadhya by the double doors opened by the general, like a boat leaving the water of the ocean. The Nau Nidhis, dwelling there in the mouth of Ganga, Naisarpa and so on, submitted to him with pleasure. He had the eastern district of Ganga conquered by the general, so he conquered the 6 khans of Bharatshetra. Then Madhavan went to Sravasti. There the coronation of Madhavan as a Chakravarti was made by the Devs and the kings. Though crowned as Chakravarti, constantly attended by 32,000 kings, attended by 16,000 Devs, all his wishes fulfilled by the Nau-Nidhis, constantly adorned by 64,000 women of his household. In other circumstances of Pramad, he did not become negligent at all in his duties as a Shravak. He made a numerous derasars, which had murtis of Arihant of gold and ratna. Just as he alone was lord of the earth, for him Arihant, Sadhu and Dharma, consisting of compassion, were the lords. His Indriyas, always restrained, he never abandoned the puja of Arihant. After passing his life as Shravak, he took Diksha, fittingly at the time of the death. He lived 25,000 years as prince, 25,000 years as a governor, 10,000 years in expedition and conquest, 390,000 years as Chakravarti, and 50,000 years as Sadhu. When he had lived 500,000 years from birth, pure-minded, recalling the Panch Parmeshti, he died and became a Samanik Dev with power equal to Indra in the Sanat Kumar Devlok. राइट तो यहाँ पे छोटा सा था माधवन चक्रवर्ती का स्टोरी. बेसिकली वो दीक्षा लेके वो इंद्र सामानिक देव बनता है. फिर उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो चक्रवर्ती है वो सनत कुमार चक्रवर्ती का यहाँ पे शुरू होता है, उनका जीवन चरित्र. There is a city called Kanakpur possessing golden splendor. Its king was Vikramasya, whose power was excellent, the lightning of whose splendor increased the rain of tears of his enemies' wives. There were 500 women in his household, like the lord of elephant herd. At that time, there was a very wealthy merchant named Nagdatta. He had a wife possessing charm and grace, endowed with exceeding beauty, named Vishnushri. Somehow, one day she came into the range of vision of King Vikramasya. When he saw her, Vikramasya thought on, oh, her eyes are charming like a deer, her abundant hair beautiful like peacock's tail, her lips soft and red like a ripe bimba, her arms straight and soft like young creepers, her waist extremely small that could be clasped by one hand, her navel like a whirlpool, her hips like a beach in the river of loveliness, her thighs like pillars of plantain, her feet like lotuses, and all the rest of her, whose mind will it not still. Because of the old age, she was unsuitably married off to some unfit person. I shall take her away and place her in my household. With these reflections, King Vikramasya took her and disgraced his glory. The king put her in his household, and very attentive, always pleased her. The merchant was in tremendous pain by her separation. Because the king constantly delighted in Vishnushri, the woman of the household, angered by jealousy, used sorcery against her. Because of the sorcery, she withered away moment by moment and died. The king was dead, as it were, though alive from her death, lamenting and wailing. He became like Nagdatta. He did not permit Vishnu's corpse to be thrown away into the fire, saying repeatedly, "My wife is pretending to be silent." The ministers deceived the king. They took Vishnu's body and threw it into the forest. Just now you were here. Why, beloved, you are not visible? Enough of this game of disappearing. Why you do not grieve because of my grief? For we always had one Atma. How can you play without me? I am coming. Talking in this way, king wandered in various places, as if he was out of his senses. Then 3 days had passed, and he had not eaten or drunk. Then ministers feared for king's life
and showed him her body. When he had seen Vishnu's body, with her head exceedingly disordered, eyes picked out by the herons, her body chewed by the vultures and eagles, intestines pulled out by the jackals, covered by swarms of flies, smelling badly, Vikramaditya at once became disgusted with existence and reflected, "Oh, there is nothing whatsoever of value in this worthless worldly existence. For how long a time have we been deluded by the idea of value in woman? Women covered by skin are charming outside, filled with flesh, blood, and phlegm, marrow, bone, and impurities, fastened by the muscles. If there is a transposition of the outside and inside of a woman's body, his lover will conceal himself. I will root up completely the root of desire." With these reflections, disgusted with sansar, noble-minded, he went and took diksha at the feet of Acharya Suvrat. Free from the interest in the body, he dried himself by tap, 1 day, 2 days, a month, as sun dries the water by its rays. After practicing severe tapasya, in the course of time he died and became Indra in the Sanat Kumar Devlok with the maximum Ayushya. Then, at the end of his life, he fell and was born as a merchant's son called Jindharma in the city Ratnapur. Even from childhood, he always observed Shravak's bar vrats, like an ocean observing its boundaries, worshipping Tirthankars with Ashpakari Puja, giving Supatra Dan to sadhus, free from faults, possessing extraordinary devotion to Jineshwar. He passed some time. Now Nagdatta, grieving by the separation of his wife, wandered in Tiryan's Gati after the death due to Artadhyan. Wandering through birds for a long time, he became a Brahman's son called Agni Sharma in the city Sinhpur. In course of time, he became Tridandi Sadhu and went to the city Ratnapur, devoted to severe tap of 2 months. Hari once was the king of that city. He was Vaishnav. He heard that the sadhu had come. At that time, for breaking his fast, he was invited by the king and went to the palace. By chance, he saw Jin Dharma. Because of his hostility of former birth, Rishi, red-eyed from anger, spoke to the king, Hari once, whose hands were joined respectfully. "If you set a very hot dish of kheer or merchant's back and feed me, then I will eat, otherwise I will not eat. I will set the dish on another man's back and feed you. If you set a very hot dish of kheer on his back, I shall eat, otherwise I will go away." The king consented because he was Vaishnav. What kind of understanding does a man have outside Jineshwar's teaching? At the king's command, Jin Dharma's back was given to the Brahman. While he ate, and he endured extreme pain of heat of the dish like an elephant in the forest fire. This is a result of former action and nothing else. May this be destroyed, he reflected for a long time. When he had eaten, the kheer dish was pulled out from his back together with blood and flesh. Jin Dharma went back home, summoned all his relatives and friends, and asked for forgiveness for all his faults. He did puja in the Derasar and went to take Diksha. He left the city, ascended the mountain top, and practiced Kausat for 2 weeks in east and all other directions. Also, though torn by the birds, vultures, herons, etc., with their beaks, enduring the pain in this way, engaged in namaskar in the Panch Parmeshti, he died and became Indra in the Saudharma Devlok. The Tridandi Sadhu died and became elephant Airavan, the vehicle of Sakra. When his life of Airavan was finished, the Atma of Tridandi Sadhu fell after wandering through various birds and becoming a king of Yaksh called Asitaksha. Now in the Jambudvip, in Bharatchetra, there is a city called Hastinapur. There, Aswasena was a king, by whom the circle of earth was covered by an army of horses, and circle of his enemies was subdued by his sword. He was a mountain of virtues, and there was not a least of atom of fault. He experienced great delight when beggars came and got depressed when they asked for very little. His chief twin was named Sahadevi, in beauty like some Devi who has come to earth. When it had enjoyed Sakra's rank for a long time, he completed. Jin Dharma's Jeev descended from the first Devlok into her Gharv.
Sahadevi saw at once 14 great dreams, the elephant, etc., entering her mouth. At the right time, she bore a son marked with all the marks, with a belt of peerless beauty, the color of real gold. Then a king gave the name Sanat Kumar at the great festival which gave joy to the world. The child, his body fair as a piece of gold, delighting the eyes of people like a young moon, gradually grew up. Passing from lap to lap of kings, he looked just like a hunter going from the lotus to lotus. Even as a child, just from being seen, he stole the eyes of woman by his incomparable beauty. He drank in grammar, the mother of complete knowledge, which was poured by the Guru's mouth, as easily as sip of water. He grasped completely the military science and statecraft. He also acquired other arts with ease, and he gradually grew up as a spotless moon. His body was 41 and a half Dhanusya tall, and he attained youth. He had a very intimate friend, the son of Kalindi and Sura, named Mahendra Sina, whose strength was celebrated. One day, when spring had come, he went to the garden. Mahendra Sina, with Kalindi's son, with desire to play. There, Sanat Kumar amused himself with his friend in various sports. Then, King's Senapati sent horses as a gift, which was killed. He gave Sanat Kumar one horse named Jaladi Kulanda by name, unsteady as a wave. The prince abandoned his play and mounted the horse. Taking the whip in one hand and bridle in the another, he started the horse. By pressure of his thighs, it ran forward rapidly, not touching the earth with his feet, as if were going rather in the air. Whenever the prince pulled the bridle, it ran all the more, as if it had inverted training. In a moment, the horse left the princes on their horseback, like the Rakshas in the form of horse. Instantly, the horse with the prince on his back became invisible to the kings, even while they looked on. Aswasena went after his son, who had been carried away by the horse, like a boat by a river's flood, with troops of horses to bring him back. The horse goes here, here are the tracks. While the people were saying this, a strong wind arose, cruel, blinding everyone with a dust storm. The tracks were all destroyed by the dust waves. Neither low ground nor high ground, nor trees were visible. It was like they had entered the Patal Lok. Mahendra Sina said to Aswasena, Your Majesty, this is certainly the act of fate. Otherwise, why the prince? Why the horse from distant country? Why the prince mounting it whose habits were unknown? Why the carrying of the prince by the wicked horse? Or why the strong wind hiding the sight with the dust? Nevertheless, I have conquered the fate, and I will bring him back. I will search the caves and mountains and forests and river banks. Aswasena returned to his own city in grief. At once, Mahendra Sina entered the great forest with a small team. He penetrated the forest in every direction to find Sanat Kumar, whose pools were muddied by boars, terrifying from the cries of tigers, filled with herds of black antelope, bewildered by the packs of leaping leopards, whose trees were encircled by the boa constrictors who had swallowed animals. His army was scattered as he wandered over the great forest, which was horrible from thorny trees and wild animals. Deserted by the ministers, friends, etc., who were completely exhausted, he gradually became solitary like a Muni who was abandoned by all his associates. He wandered alone in caves and mountains, not seeing his friend anywhere. He climbed tall trees and looked in all the directions again, like a traveler who had lost his way. He spent spring season alone. He spent hot season wandering alone, parched at every step by the dust, heated by the rays of the sun, and which cooked the nails of his lotus feet like a fire. Disregarding the burning of his feet on the road, hard to traverse because of the ashes of forest fires, just extinguished. Ignoring the heat of his body from many of the hot winds like the flames of fire, drinking hot and muddy water from rivers, his heart unshaken, as if he wore a armor, though being struck by rain of sharp arrows, crossing path difficult to cross, trees uprooted, traversing the muddy road with ease like a boar, he spent rainy season in search of his friend, enduring the terrible heat of Chaitra on his head, and the hot sand on his feet, crying, Where are you, friend? He spent autumn wandering like an autumn cloud.
The water of the ponds and rivers being made into ice by the north wind, the rows of red, white, and blue lotuses being consumed by the cold, he passed the winter, surely possessing a strong determination, taking steps fearlessly in old leaves fallen knee deep from the trees which were concealed by snakes and scorpions. Satisfying his hunger only by eating fresh shoots, he passed the cold weather, though he himself was not cool because of worrying of his friend. So a year passed while Mahendra Singh wandered over the forest in search of Sanat Kumar. One day, after he had gone some distance in the forest, he stopped and looked in the sky like an astrologer. Then he heard a noise of birds, ducks, hens, and cranes. Revived by the wind carrying the fragrance of lotuses, he inferred there is a pool nearby. He ran like a Rajhans to the pool with tears of joy. As he ran forward, he heard beautiful song with sweet noise of flutes. He saw his friend Sanat Kumar, pleasing to the sight in the midst of young women with brilliant garments and ornaments. Is that my dear friend, or someone's trickery, or is it a magic? As he was thinking, he heard the noise. O Sanat Kumar, Hansat to the pool of Kuru race, moon to the ocean of Aswasena, Manobhav of good fortune, long live, becoming rich by the wealth from the victory over the 2 rows of Vaidhyatya, long live. After hearing that, he advanced into Sanat Kumar's range of vision like an elephant burned by heat into the ocean. Falling with a flood of tears from joy, he was embraced by Sanat Kumar, who had risen and raised him up. Both shed tears of joy like clouds in the rainy season, astonished at their unexpected meeting with each other. With hair erect from joy, they sat down, watched by Vidyadhars with astonishment. Their eyes and minds were on each other and nothing else. Then Mahendra Sinha's weariness was destroyed by the union with Prince Sanat Kumar, like a disease by a divine healing herb. Wiping the tears of joy from his eyes, Sanat Kumar said to Mahendra Sinha, "How have you come here? And why are you here alone? And how did you know I was here? And how have you spent the time? And how did my father live on the separation from me? And why did my parents send you alone in this inaccessible place?" Questioned thus by the prince, Mahendra Sinha, his voice choked with tears, related his past adventures just as they happened. Then Sanat Kumar had him fed, bathed by the skillful Vidyadhar woman. Then Mahendra Sinha asked Sanat Kumar, "Please tell me how far were you carried by the horse? Then what else happened? Now how this magnificence? How you should not conceal anything from me." And then Sanat Kumar reflected in his mind, nothing must be concealed from my friend. He asked his wife Bakula Matika to tell the true story to Mahendra Sinha. Okay, तो हम यहाँ पे आज खत्म करते हैं। फिर अभी महेंद्र वो सनत कुमार की वाइफ बकुला तुवा वो सनत कुमार की पूरी स्टोरी यहाँ पे बताती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सनत कुमार का जीवन चरित्र हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद के क्लास में विल स्टार्ट विद शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। ओके, कोई क्वेश्चंस? ओके, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं हो तो विल डू द मंगलाचरण। नमो वरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायरम, नमो लोहे सव्वसावरम, ऐसो पंच नमकारो सव पापनाशो मंगलांच सर्वसिद्ध पाहि मंगलम। जिन अज्ञात विरुद्ध बुलाए तो इच्छा करो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Thank you, चंचल Chantal भाई, bhai. खूब खूब अनुमोदना। थैंक यू। Thank you.